हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए हीगल की महत्वपूर्ण बुक्स लेकर के आई हूँ जो आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं हीगल की बुक्स। उनकी फर्स्ट बुक्स देख लेते हैं, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्थापना है यह 1802 से 1803 में की गई थी। ये जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब ये इस पुस्तक की स्थापना की गई थी तब उस समय पर जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। संविधान कमज़ोर और अप्रभावी था। हीगल ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता बताई और राज्य को उन्होंने नैतिक जीवन का प्रतीक कहा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के उन्होंने विवेकपूर्ण और शासन की वकालत की। इस रचना में उनके राजनीतिक दर्शन की नींव रखी गई थी। जब उस समय इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये स्थापना की गई थी, तब उस समय जो संविधान था कमज़ोर और अप्रभावी था। हीगल ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता ज़्यादा ही, उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने कोशिश करी और राज्य को उन्होंने नैतिक जीवन का प्रतीक कहा और वह विवेकपूर्ण शासन की वकालत की। इस रचना में उनके राजनीतिक दर्शन की भी नींव रखी गई थी। दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस। इसकी स्थापना 1817 ईसा पूर्व में की गई थी। व्याख्या से समझाते हैं, हीगल ने अपने पूरे दर्शन को एक संक्षिप्त विश्वकोश के रूप में व्यवस्थित किया ताकि विद्यार्थी और शोधकर्ता उनके विचारों को क्रमवार समझ सकें, और यह उनकी सबसे संगठित और व्यवस्थित रचना मानी जाती है। जो हीगल थे उन्होंने पूरे दर्शन को एक संक्षिप्त विश्वकोश के रूप में उन्हें व्यवस्थित किया था ताकि विद्यार्थी और शोधकर्ता उनके विचारों से क्रमवार समझ सकें। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, उसकी शोध कर रहा है, तो बहुत अच्छे से विस्तार से समझ सके, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्थित चीज़ें एक जगह ही उन्होंने रखी थी ताकि कोई भी शोध करता हुआ विद्यार्थी हो, जब कभी भी उसका जो शोध है सफलतापूर्वक किया जा सके। तीसरी पुस्तक देख लेते हैं, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। इसकी स्थापना 1807 ईसा पूर्व में की गई थी। विस्तार से समझाते हैं, हीगल की सबसे प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली रचना मानी जाती है। जो हीगल की है, जो ये फेनोमेनोलॉजी है, जो स्पिरिट, ये हीगल की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली रचना मानी जाती है। यह इनकी रचना है। यह ग्रंथ में उन्होंने मानव चेतना के विकास को क्रमबद्ध रूप में समझाया। उन्होंने मानव चेतना को इस पुस्तक में क्रमबद्ध रूप में समझाया है। उन्होंने बताया है कि चेतना परिवर्तित होती है और यह पुस्तक स्वज्ञान की यात्रा के रूप में देखी जाती है। ये पुस्तक है, ये स्वज्ञान की यात्रा के रूप में देखी जाती है। चौथी पुस्तक देख लेते हैं, लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक की स्थापना 1812 से 1816 ईसा पूर्व मानी जाती है। व्याख्या से समझाते हैं, हर विचार के भीतर उसका विरोध छिपा होता है। हर विचार के भीतर उसका विरोध छिपा होता है और दोनों के संघर्ष से एक नया विचार उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया विकासी कहलाती है। तो ये उन्होंने बताया था कि जो विरोध है वो छिपा होता है और दोनों संघर्ष की से जब दोनों से संघर्ष होते हैं तो एक नया विचार उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया विकास की कहलाती है। पांचवी पुस्तक देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट्स। इसकी स्थापना 1820 से 1821 में की गई थी। ये स्वतंत्रता, नैतिकता और राज्य का एकता के रूप अब परिवार, समाज, राज्य या नैतिक जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। राज्य सर्वोच्च तथा नैतिक सत्ता है। वह बताते हैं कि जो स्वतंत्रता है, नैतिकता और राज्य का एकता रूप है। स्वतंत्रता, नैतिकता और राज्य का एकता रूप है। परिवार, समाज और राज्य नैतिक जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। राज्य सर्वोच्च नैतिक सत्ता माना जाता है। छठवीं पुस्तक देख लेते हैं, लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इसकी स्थापना 1857 ईसा पूर्व में की गई थी। व्याख्या से समझाते इसमें, इतिहास मानव स्वतंत्रता के क्रमिक विकास की कहानी है। जो इतिहास है वह मानव स्वतंत्रता के क्रमिक विकास की कहानी है। प्रत्येक युग एक विशेष विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वतः ही स्वतंत्रता की चेतना बढ़ती जाती है।
तो इसमें वो प्रतिनिधित्व करते हैं इसका। सातवीं पुस्तक देख लेते हैं, लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ आर्ट। इसकी स्थापना 1820 में की गई थी। यह कला में विचार के रूप में मिलता है। कला का उद्देश्य सुंदरता के माध्यम से आत्मा का प्रकट होना। उन्होंने कला के विकास में तीनों रूपों में बांटा है, प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और रोमांटिक रूप में। तो ये इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। आठवीं पुस्तक को देख लेते हैं, फिलोसफी ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1817 में की गई थी। यह प्राकृतिक आत्मा की सीमित रूप में उपस्थित है। जो ये पुस्तक है, ये प्राकृतिक आत्मा की सीमित रूप में उपस्थिति है। मनुष्य अप्राकृतिक के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। ये जो मनुष्य है और प्राकृतिक के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। नौवीं पुस्तक देख लेते हैं, लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। यह हीगल की मृत्यु के बाद उनके विद्यार्थियों द्वारा संकलित व्याख्यान है। जो ये पुस्तक है, इसकी स्थापना जो है, हीगल की मृत्यु हो गई थी तब इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। और ये पुस्तक जो प्रकाशन हुआ था, इनके जो विद्यार्थी थे उनके द्वारा ये किया गया था। इसमें उन्होंने यूनानी दर्शन से लेकर के आधुनिक युग तक के सभी प्रमुख दर्शनों की व्याख्या की थी। जो ये हीगल थे, उन्होंने यूनानी दर्शन से लेकर के आधुनिक युग तक के सभी दार्शनिकों की व्याख्या की थी। और उन्होंने दर्शन को मानव आत्मा के विकास का ऐतिहासिक यात्रा के रूप में देखा है। इनकी 10वीं पुस्तक देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम ऑफ फिलोसफी। इसकी स्थापना 1801 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें उन्होंने अपने 2 पूर्ववर्ती जर्मन दार्शनिकों से अपने विचारों का अंतर स्पष्ट किया है। इस रचना में उन्होंने अपने नींव रखी है। तो ये जो पुस्तक में है, उन्होंने अपने 2 पूर्ववर्ती जर्मन दार्शनिकों में अपने विचारों का अंतर स्पष्ट किया है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। तो फ्रेंड्स, ये सभी उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को व्याख्या से समझा दिया गया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।